इज़ दीक्षा विद शिक्षा और आज से हम वर्ग 2 की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो-जो टॉपिक सिलेबस में वर्ग 2 के दिए गए हैं, सिर्फ़ वही-वही टॉपिक एनसीईआरटी में हमें जिस चैप्टर से मिलेंगे, हम उस चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी ही एक रिलायबल सोर्स है वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए। बाकी यहाँ-वहाँ के सोर्स में यहाँ-वहाँ की बुक में आपको बिल्कुल भी अच्छा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा जितनी अच्छी एनसीईआरटी रहेगी। तो चलिए ये बहुत अच्छी सीरीज़ होगी जब तक वर्ग 2 के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक ये कंटिन्यू रहेगी। हर रोज़ हम एक ना एक टॉपिक करते रहेंगे जिससे हमारा वर्ग 2 का एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्वालीफाई हो जाए। जितनी भी बुक आई हैं उनमें कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है, रिलायबल डाटा नहीं है। सिर्फ़ एनसीईआरटी ही एक कहा जा सकता है कि इस बुक के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है हर कोई रिकमेंड करता है एनसीईआरटी के लिए। तो चलिए जैसे कि मैं बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ। बायोलॉजी में सिलेबस में सजीव जगत दिया हुआ है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में लिविंग वर्ड कहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इंग्लिश में भले ही कंटेंट लिखा हो लेकिन हम समझेंगे और समझाएँगे हिंदी में ही जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है कि हम इसमें पढ़ेंगे लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये चारों पॉइंट जो हैं उस पे दिए गए हैं। हमारे सिलेबस में वर्ग 2 के सिलेबस में हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए ये चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा और ये बुक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी जिससे हमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट इसी बुक से मिल जाएगा। जैसे कि हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है ये कोई काम का नहीं है। इसमें जस्ट एक नॉर्मल इंट्रो दिया हुआ है कि जो बायोलॉजी है एक साइंस लाइफ फॉर्म ऑफ लिविंग प्रोसेस होती है। बायोलॉजी में ज़ाहिर-सी बात है हम किसी लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बस इतना से इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा में। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जो इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर और इनका 5 जुलाई 1904 में इनका इनका बर्थ हुआ था और इनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे 1953 में। 1975 में ये रिटायर हो गए और ये इनको बस ये जूलॉजी में इन्होंने मास्टरी की हुई है और इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की। ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसमें इतना कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाम याद रखिएगा अर्नेस्ट मायर जिनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसमें से ये आ जाता है हमारा द लिविंग वर्ड जिसे कहते हैं सजीव जगत। ये कहा जाता है हिंदी में। तो चलिए ये हमारा ऊपर का पैराग्राफ कोई काम का नहीं था। ये हम आ जाते हैं नीचे व्हाट इज़ लिविंग में। लिविंग क्या होता है? व्हाट इज़ लिविंग? इसमें छोटी सी डेफिनेशन दी गई है कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, लिविंग जो होता है हम देखते हैं एक करेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और लिविंग क्या होता है? जिनमें ग्रोथ हो रही होती है, रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, एबिलिटी होती है टू सेंस इन्वायरमेंट को सेंस करने की। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं हम उनसे महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इस चीज़ के ये फीचर्स दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। जहाँ जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दो फीचर और हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। जो हम कुछ खाते हैं और वो चीज़ें पचती हैं, बड़े फूड पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं हमारे बॉडी में जाके और हमारे स्टमक में। ये लिविंग का एक फीचर है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं और हम इंटरेक्ट करते हैं, एमरजेंस होता है, इन्वायरमेंट से हम इंटरेक्ट करते हैं। तो ये कुछ लिविंग के फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स चीज़ें होती हैं वो सभी ग्रो करती हैं। भले उनकी एक टाइम के बाद हाइट या वेट या जो भी उनका फिजिकल अपीयरेंस है वो रुक जाता है, लेकिन वो ग्रो तो उनका होता है, चाहे वो उनका मास से हो, वेट से हो, चाहे उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब रिप्रोडक्शन के थ्रू वो इंडिविजुअल मतलब बच्चे हो रहे हों और उनकी ग्रोथ हो रही हो। तो जो अगर हम एक लिविंग की डेफिनेशन देखा जाए तो वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। जैसे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन उनके अंदर प्रोसेस होती है और उसके थ्रू ही हमारी बॉडी बढ़ती है। तो सेल डिवीजन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे होंगे, कोशिका चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें हम देखेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। तो जहाँ पे सेल डिवीजन होता है वहाँ पे हमारी बॉडी ग्रो करती है। इन प्लांट जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन, प्लांट में भी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है पूरी लाइफ स्पेन में। एनिमल्स में या हमारे ह्यूमन बींग्स में जो सेल डिवीजन प्रोसेस होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है या हमारी जैसे कि ग्रोथ रुक जाती है, हम कंटिन्यू तो ग्रो नहीं करते हैं तो हमारे एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन हमारे प्लांट्स में जो होती है कंटिन्यू सेल डिवीजन होता रहता है। इन एनिमल ये जो ग्रोथ होती है वो कुछ सर्टेन एज तक रहती है और बल्कि प्लांट में ये जो है वो पूरी लाइफ स्पेन तक होती है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है सेल डिवीजन जो होती है होती रहती है। हाउएवर सेल डिवीजन
ऑकर इन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अब जो सेल डिवीजन होता है वो टिश्यू में होता है, जिससे हमारी जो भी खराब सेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, हमारी बॉडी अंदर ही उसको डिग्रेड करके उसको रेप्लिकेट कर देती है, उनको हटा देती है। अब आ जाते हैं जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें भी सेल डिवीजन होता है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व इन अ वाइट्रो कल्चर सिंपल काउंटिंग नंबर सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रोथ होती है ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। और अगर हम देखें इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट में देखें तो जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, समय दर समय चलता रहता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास एंड कंसिडर ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन द बॉडी मास एंड क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, जैसे माउंटेन बोल्डर्स एंड माउंट्स टू ग्रो। इसमें ये कहा गया है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अपने वेट एंड साइज में बढ़ते ही बढ़ते हैं, वैसे ही नॉन लिविंग भी बढ़ते हैं। जैसे कि माउंटेन होता है, जैसे कोई पत्थर होता है, अगर उनके ऊपर पानी और धूल ये सब चीज़ें जमती रहती हैं, उनके ऊपर पत्थर आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो छोटा सा माउंटेन बहुत बड़ा माउंटेन हो जाता है। तो ऐसा इन्होंने भी यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे ये भी वो होते हैं, लेकिन ये जो है बाहरी तौर पे दिखता है, इसका कोई इनका कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, और ना ही ये एक से दो होते हैं, ना ही इनमें कोई मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो बस इसको कहने के लिए कि ये भी इंक्रीज इन बॉडी मास में होता है जो बताया गया है। अब आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ जो होती है वो अंदरूनी तौर पे होती है, और जो ग्रोथ होती है वो कैन नॉट बी टेकन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंडीशन अंडर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन देन व्हेन अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग सिस्टम अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। इसमें कहा गया है जो एक मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। तो इसमें हम यही समझे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, बट नॉट बाय फिजिकल, और ना ही उनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, बल्कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है और वही ग्रो करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन लाइक वाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि जो लिविंग है, जो जीव है, जो जो सांस ले रहा है, वो ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे रिप्रोडक्शन जो होता है इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी का मतलब कि एक से दो, मतलब एक जो बेबी होता है वो आता है, मोर और लेस सिमिलर देन पेरेंट्स की तरह ही दिखता है। तो यही है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, जो मतलब जो बेबी होता है वो मोर और लेस अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। इनवेरिएबली इम्प्लिसिटली वी रिफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा कहते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो असेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे फंगी। जो फंगी होता है, फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल प्रोज दे प्रोड्यूस। जो फंगी होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है, और उनमें बहुत सारे स्पोर स्पोर पाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ वो मिलियंस ऑफ स्पोर होते हैं और जहाँ जहाँ वो गिरते हैं ज़मीन में, वहीं वहीं वो फंगी डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट और हाइड्रा, ये भी जो होते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल, जैसे प्लेनेरिया हो गया, फ्लैटवर्म हो गए। वी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि ये जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म बोला गया है या जो रीजनरेटेड ऑर्गेनिज्म बोला गया है, तो ये जो प्लेनेरिया होते हैं या हाइड्रा होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये अगर इनका कोई भी एक पार्ट टूट के गिर जाता है तो ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो होता है इनमें टू रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, मतलब अगर एक पार्ट टूट के गिर गया है तो वो वहाँ से या तो न्यू हो जाएगा या वहाँ पे उसका वो पार्ट ग्रो हो जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे इनका लॉस्ट पार्ट जो है फिर से बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जो फंगी होती है फिलामेंटस एल्गी होती है, फंगी में फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं, मतलब उसमें थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर भी होता है, और जो ईजिली मल्टीप्लाई फ्रेगमेंट हो जाता है। जो फंगी और ये जो मैंने नाम लिया हाइड्रा वगैरह, ये ईजिली जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेड मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा, ये फंगी का एग्जांपल है, प्लानेरिया का एग्जांपल। अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा हो गए, ये रिप्रोडक्शन साइनोसिस विद द ग्रोथ इंक्रीज इन द नंबर सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ ऑफ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर। हाउ वी नोटिस जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, फर्दर दे आर द मेनी ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्या बोला गया है, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा हो गए, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, इनकी भी ग्रोथ होती है, ये भी नंबर ऑफ सेल्स इनकी इंक्रीज होते हैं। हर किसी ना किसी का क्राइटेरिया होता है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर हो, उनमें रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन तो होती है पर वो लिविंग नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि उनमें एक फ्रेगमेंटेड जोन होता है। ऐसा तो हमारी बॉडी में तो नहीं होता ना कि हमारे हाथ पैर टूट जाए वो फिर से जुड़ जाए या नया कोई बॉडी जन्म ले, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो हाइड्रा और अमीबा वगैरह होते हैं, इनमें जो होता है अगर इनका कुछ पार्ट टूट के गिर जाता है तो ये फिर से क्या हो जाता है, ये एक प्लांट है, जो प्लांट की फैमिली पे आते हैं। आगे हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। तो इनका जो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है वो फिर से जम जाता है, और इसी को कहते हैं कि ये क्या हो गए,
ये रीजनरेट हो गए। अब जैसे हमने देखा कि फर्दर देयर आर द मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बट यहाँ पे ऐसे कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, प्रजनन नहीं करते हैं, जैसे मूल्स हो गए, स्ट्राइल्स हो गए, वर्कर बी हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। कुछ कुछ ऐसे लोग भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो जो फर्टाइल नहीं कर पाते या जो प्रेगनेंसी नहीं कर पाते, तो वो इनकी कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ। मतलब इसे हम ये तो नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद को रिप्रोड्यूस नहीं करते, करते हैं, खुद से ही करते हैं और अपने आप के एक न्यू ऑर्गेनिज्म या एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो हम खाना खाते हैं और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, ये होती है मेटाबॉलिज्म। जिसमें मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म नामक एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बनाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल्स के बने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में भी बहुत सारा केमिकल्स होता है, जैसे हमारे पेट में एसिड्स वगैरह होते हैं, तो ये जो केमिकल्स होते हैं यही तो करते हैं स्मॉल और बिग पार्टिकल्स को छोटे छोटे साइज में डिफरेंशिएट करते हैं। या हमारी बॉडी में जो खाना पीना खाते हैं वो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो होती है रिएक्शन हमारी कहाँ हो रही होती है, ये केमिकल रिएक्शन और इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है साइमल्टेनियसली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। इसका मतलब हमारी बॉडी में कई सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। जाहिर सी बात है, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हर तरह की रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। तो इसी को कहते हैं ये इसीलिए कहा जाता है कि जो मेटाबॉलिज्म करेक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली होते क्या हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑल एनिमल फंगाई माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पाई जाती है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही होती हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, या वो रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म कहलाती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो आउटसाइड बॉडी में नहीं होती है, वो इनसाइड ही होती है। हियर जो वाइल मेटाबॉलिज्म जो होती है डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो एक बहुत अच्छा डिफाइन फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, पहला करेक्टर हम ग्रोथ कहेंगे, सेकंड करेक्टर हम रिप्रोडक्शन कहेंगे और थर्ड करेक्टर हम मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम इसको नीचे करते हैं। कॉन्शियस देयरफॉर बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी इतनी कोई खास चीज़ें नहीं दी हुई हैं। चलिए इधर आ जाते हैं, ह्यूमन बींग के बारे में बात करते हैं कि व्हेन इट बिकम ह्यूमन बींग इट इज़ अ मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब बात हमारी ह्यूमन बींग्स की आ जाती है तो ये बहुत हमें डिफिकल्ट हो जाता है वो करना। When it become a human being it all more difficult to define the living state। ह्यूमन बींग में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है चीज़ों को डिफाइन करना। वी ऑब्जर्व पेशेंट बाय इन कोमा। जब पेशेंट कोमा में होता है या हॉस्पिटल में होता है, सपोर्टेड बाय मशीन के द्वारा वो चल रहा होता है, उसकी हार्ट और लंग्स जो होती है वो मशीन के भरोसे चल रही होती है। पेशेंट जो होता है ब्रेन डेड होता है, मतलब उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। जो पेशेंट होता है बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, वो बोल तो नहीं पाता, वो सिर्फ देख सकता है। तो आर सच पेशेंट हु नेवर केम बैक टू द नॉर्मल फाइव लिविंग और नॉन लिविंग। तो जब इस तरह के केसेस हमें बायोलॉजी या बायोलॉजिकल वर्ड में देखे जाते हैं कि जो पेशेंट कोमा में है, जो बोल नहीं सकता, जो सिर्फ मशीन के सहारे चल रहा है, वो पेशेंट को क्या कहेंगे, अब हम लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे। तो इसी तरह की डिफिकल्टीज होती है ह्यूमन बीइंग में, जो हम कह नहीं सकते कि अब हम इसको लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो लिविंग फिनोमेना। जब और हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम एक लिविंग फिनोमेना को बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट